सेक्शन 526 पे हमें ये पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो केस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। यहाँ पे वो रीजनिंग भी बताई हुई है कि किन वजह से कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। 526 में पावर है हाई कोर्ट के पास, 526 के पास 527 किसके पास पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, और 528 तीन ही सेक्शन है, वो सेक्शन ये पावर दे रहा है सेशन जज के पास। सो लेट्स स्टार्ट विद 526। देखते जाना है अब इसको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब सेक्शन 1 है, वेन एवर इट इज़ मेड टू अपीयर टू द हाई कोर्ट। क्या अब ये आगे ग्राउंड्स आ रही हैं। नंबर 1, दैट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू। यानी हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोई कोर्ट है जहाँ पे पहला ग्राउंड आ गया है कि फेयर और इम्पार्शियलिटी क्वेश्चन में आ गई है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, जज बाइस्ड है, जज पे किसी किस्म का एलिगेशन है, वो पार्टी किसी के साथ इन लाइन है, तो इस किस्म की बातें। यानी हाई कोर्ट अगर ये कन्विंस्ड हो जाए कि फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल इंक्वायरी नहीं हो सकती, इस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड, दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। दूसरा आ गया है क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है कोई ऐसा जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए डिफ़िकल्टी अराइज करेगा। इस सूरत में हाई कोर्ट केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। तीसरा क्या आता है, that a view of place in or near which an offence has been committed may be required for the satisfactory inquiry into a trial of the same। तीसरी बात ये आ गई है कि व्यू ऑफ द सेम या प्लेस ऑफ इंक्वायरी, प्लेस ऑफ ऑफेंस, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, वो कोर्ट के सामने होना चाहिए। कोर्ट जब चाहे उसको विजिट कर सके, उसको देख सके, उसके करीब होना चाहिए। प्लेस ऑफ जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके व्यू में होना चाहिए कोर्ट के। इस सिचुएशन में भी कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। कौन सी कोर्ट? हाई कोर्ट की इसको ट्रांसफ़र कर सकती है कि उस प्लेस का जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ था उसका व्यू कोर्ट के सामने होना चाहिए। तीसरी बात, दैट एन ऑर्डर, सारा कुछ आगे आ जाएगा। अभी तो ये सिर्फ ग्राउंड्स की बात हो रही है, अभी ये सिर्फ ग्राउंड्स पहले बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे वो सारा कुछ आ जाएगा किधर ट्रांसफ़र कर रहा है। वो अपने पास भी ला सकती है, वो किसी दूसरी सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकती है कि आप इसका ट्रायल करो, आप इससे रिलेटेड इंक्वायरी करो। वो सारी बातें आ रही हैं। अभी तो ये मेन ग्राउंड्स हमें 526 में मिल रहे हैं जिनकी बुनियाद पे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। नेक्स्ट वन, दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन विल टेंड टू जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज और विटनेसेस। अब चौथी बात क्या आ गई, जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस। यानी पार्टीज के करीब करीब के, अब ये ना हो कि एक पार्टी लाहौर की है, एक पार्टी मुल्तान की है। इस सिचुएशन में कोर्ट को अगर ये लगता है कि यस पार्टीज के लिए मुनासिब नहीं है, प्लेस ऑफ अक्रेंस है कह लें साहिवाल की, एक पार्टी मुल्तान की है, एक पार्टी लाहौर की है, तो इस किस्म की पार्टीज की या विटनेसेस उनकी कन्वीनियंस को भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनको ज़्यादा दूर रहा है, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। ई के दैट सच एन ऑर्डर इज एक्सपीडियंट फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस एंड इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड। एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड्स ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इन ग्राउंड्स की बुनियाद पे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। 2, 3, ये 5 ग्राउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, पहली क्या है कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, जज बाइस्ड है। दूसरा कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इसलिए हाई कोर्ट अपने पास भी ला सकती है, किसी दूसरी कोर्ट के पास भी भेज सकती है।
उस प्लेस ऑफ अक्रंस का व्यू लेने के लिए कोर्ट किसी दूसरी कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है। फिर आ जाता है कि पार्टीज और विटनेसेस की कन्वीनियंस को भी कंसिडर किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली भी केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक अदालत से दूसरी अदालत में। और लास्ट था एंड्स ऑफ जस्टिस, कि मुकम्मल इंसाफ करने के लिए कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई ये केस को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो इन ग्राउंड्स पे ही कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, अब इट मे ऑर्डर, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि कोर्ट ऑर्डर्स क्या कर सकती है। ठीक है, ये अब 4 किस्म के ऑर्डर, अगर ये इन ग्राउंड्स में से कोई रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं और कोर्ट कंसिडर करती है कि यस मुझे ये केस ट्रांसफ़र कर देना चाहिए हाई कोर्ट को, तो फिर वो कौन से ऑर्डर्स कर सकती है। दैट एनी ऑफेंस बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट नॉट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 177 to 184 both inclusive but in other respects competent to inquire into or try such offence। अब यहाँ पे ऐसी बात ये कह रहे हैं कि कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि किसी कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर देगी, वो कोर्ट दो कम्पिटेंट है सुनने के लिए उसको केस को, लेकिन 174 से 184 की वो जो रिक्वायरमेंट है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इन सेक्शंस में बताई गई है, तो वो कोर्ट एम्पावर्ड नहीं है उस केस को सुनने के लिए, लेकिन कम्पिटेंट है, वो सेम लेवल की कोर्ट है, तो इस सूरत में कोर्ट हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है केस को। पहली बात आ गई कि किसी दूसरी कोर्ट को हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है, वो कोर्ट दो एम्पावर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 177 टू 184, लेकिन कम्पिटेंट कोर्ट है, वो उस केस को सुन सकती है, उसकी कम्पिटेंसी पे कोई डाउट नहीं है। सिर्फ अगर 177 और 1 to 184 वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें वो कोर्ट फॉल नहीं कर रही, फिर भी कोर्ट हाई कोर्ट उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, इस किस्म का ऑर्डर कर सकती है। ठीक हो गया। नंबर 2, दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील्स, किसी पर्टिकुलर केस या अपील और क्लासेस ऑफ केसेस, और या फिर कोई एक क्लास के केसेस हैं, कोई अपील्स हैं उनको कर सकती है। बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम a criminal court subordinate to its authority to any other such criminal court of equal or superior jurisdiction। दूसरी बात क्या आ गई, किसी भी पर्टिकुलर केस को या किसी पर्टिकुलर अपील को या किसी क्लास ऑफ केसेस को या किसी क्लास ऑफ अपील्स को वो किसी दूसरी कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर सकती है हाई कोर्ट, वो उसके इक्वल हो सकती है जिस कोर्ट से ट्रांसफ़र कर रही है, या उससे सुपीरियर कोर्ट भी हो सकती है वहाँ पे वो, लेकिन वो दोनों अदालतें सबॉर्डिनेट होनी चाहिए उस हाई कोर्ट की। ठीक हो गया। अब इसको इस तरह समझ लें, पहला तो बात आ गई ना, अब दूसरे में ये था कि एक हाई कोर्ट है, इसके अंडर ये दो कोर्ट्स हैं, कोर्ट ए है और कोर्ट बी है। ठीक है, अब कोर्ट ए से हाई कोर्ट बी को ट्रांसफ़र कर सकती है। अब ये कोर्ट बी जो है, हो सकता है ये कोर्ट ए के इक्वल भी हो सकता है ये भी सेशन कोर्ट है, ये भी सेशन कोर्ट है, या हो सकता है सुपीरियर कोर्ट हो सकता है ये बी कोर्ट मैजिस्ट्रेट की थी, ए कोर्ट मैजिस्ट्रेट की थी, बी कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट है। सो हाई कोर्ट अपनी सबॉर्डिनेट दो कोर्ट्स को, चाहे जिसको वो ट्रांसफ़र कर रही है वो उसके इक्वल हो या सुपीरियर हो, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। कोई भी केस को, किसी पर्टिकुलर केस या अपील को, ठीक है, या किसी क्लास ऑफ केसेस या और अपील्स, इनको ट्रांसफ़र कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ नहीं आई तो फिर बताओ। ठीक है, सबसे ये दूसरी ऑप्शन आ गई हाई कोर्ट के पास। तीसरी ऑप्शन क्या है, दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। ये एक कोर्ट ए थी, इसके पास कोई केस था या अपील थी, इसको हाई कोर्ट क्या कर सकती है, वो अपने पास ट्रांसफ़र करके खुद उसका ट्रायल या उसकी अपील को सुन सकती है, ये पावर भी आ गई। अच्छा, फिर फोर्थ वन क्या है, दैट एन एक्यूज्ड पर्सन
बी सेंट फॉर ट्रायल टू इटसेल्फ और टू अ कोर्ट ऑफ सेशन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ गया कि ए एक पर्सन है, ठीक है, इसका पर्टिकुलरली एक कोई केस है, उसको हाई कोर्ट या तो कर सकती है, हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इस केस को खुद भी सुन सकती है या किसी सेशन जज जो कि सेशन कोर्ट जो कि इसी हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट हो उसके पास भी भेज सकती है। तो ये 4 किस्म के ऑर्डर्स जब हाई कोर्ट सेटिस्फाइड होगी इन ग्राउंड्स पे तो फिर इस किस्म के 4 ऑर्डर कर सकती है। पहला ऑर्डर क्या उसने किया था कि किसी भी कोर्ट को भेज सकती है चाहे वो एम्पावर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 177 टू 184 बट कॉम्पिटेंट है। दूसरा क्या था कि किसी भी केस को या अपील को या क्लास ऑफ केसेस ऑफ अपील और अपील्स को किसी दूसरी सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास भेज सकती है, वो इक्वल भी हो सकती है कोर्ट पहली वाली कोर्ट के या उससे सुपीरियर भी हो सकती है। फिर था कि किसी पर्टिकुलर केस को या अपील को हाई कोर्ट अपने पास भी ट्रांसफ़र कर सकती है और खुद उसका ट्रायल या उस अपील को सुन सकती है। और लास्टली ये था कि कोई एक पर्टिकुलर एक्यूज्ड है उसके केस को हाई कोर्ट अपने पास भी उसका केस ला सकती है, उसकी अपील है उसको भी अपने पास ला सकती है या अपने सबॉर्डिनेट के किसी दूसरी सेशन कोर्ट के पास भी उसको भेज सकती है। तो ये आई थिंक बतूल आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि हाई कोर्ट करेगी क्या, किसको भेजेगी। ये 4 ऑप्शंस आ जाती हैं हाई कोर्ट के पास जब इनमें से कोई एक ग्राउंड पूरी होती है और कोर्ट को लगता है कि नहीं इस केस को ट्रांसफ़र किया जाना ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, सब सेक्शन 2 देखें अब। When the High Court withdraws for trial before itself any case from any court, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed। यानी जब ये हाई कोर्ट ने अपने पास अगर फॉर इंस्टेंस ये केस अपने पास ट्रांसफ़र करवा लिया है, इसका ट्रायल हाई कोर्ट कहती है मैं खुद करती हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हाई कोर्ट जो ये कोर्ट जो पहले वाली ट्रायल कर रही थी ना वही सारे प्रोसीजर्स ऑब्वियसली हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करने हैं। इसमें सिंपल सी इतनी बात की है कि प्रोसीजर सारे सेम ही होंगे। ये नहीं कि हाई कोर्ट ने अगर किसी केस को अपने पास लिया है वो इसको सुनने जा रही है तो वो कोई अलहदा प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेगी, नहीं, प्रोसीजर्स वही है जो बताए गए हैं CRPC में, जो पहली वाली ट्रायल कोर्ट ऑब्जर्व कर रही थी वही प्रोसीजर हाई कोर्ट ने अडॉप्ट करने हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कहते हैं हाई कोर्ट मे एक्ट ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इंटरेस्टेड और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। अब ये केस ट्रांसफ़र किन सूरतों में किया जा सकता है, यहाँ पे 3 बातें बता दी गई। ये अगर आ जाए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए कि हाई कोर्ट ने जो ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो किस तरह होगी, किन सूरतों में ये प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र ऑफ केस की इनिशिएट होगी। नंबर 1 कि जो लोअर कोर्ट थी उस हाई कोर्ट की उसी ने कहा जी कि इस केस का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। नंबर 2 क्या पार्टी की एप्लीकेशन पे कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन दे देती है कि जी इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कोई भी रीज़न हो सकती है जो वो ले सकती है, जो 5 हमने पहले डिस्कस किए हैं उनमें से किसी बेस पे वो कह सकती है कि हमारी केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए एक अदालत से दूसरी अदालत में, या फिर था ऑन इट्स ओन हाई कोर्ट खुद भी अपने ताईं भी इसको ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है कि किसी एक केस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाना ज़रूरी है। तो 3 तरह से ये प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र ऑफ केस की इनिशिएट होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सब सेक्शन 4 एवरी एप्लीकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल एक्सेप्ट। यहाँ पे सिंपल से उन्होंने बात किया कि अगर तो ये एडवोकेट जनरल ने अगर ये एप्लीकेशन दिया ट्रांसफ़र की तो उसको एफिडेविट देना की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ जो भी पर्सन कह रहा है कि इसको ट्रांसफ़र करो उसको एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाना पड़ेगा। 5 ये इंपॉर्टेंट है, when an accused person makes an application under this section, the High Court may direct him to execute a bond with or without sureties, condition that he will, if so ordered, pay any amount which the High Court may under this section award by way of compensation to respect or to person opposing the application। देखिए यहाँ पे सिंपल अब ये 5 में कह रहे हैं कि अगर किसी
एक्यूज पर्सन है या किसी पार्टी ने अगर कोई एप्लीकेशन मूव की है, किसी एक्यूज पर्सन ने अगर एप्लीकेशन मूव कर दी है, एक्यूज है जी एक, उसने ये एप्लीकेशन दे दी, इसके साथ कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उससे बॉन्ड भी ले सकती है। ये बॉन्ड होगा विद और विदाउट श्योरिटीज, श्योरिटीज ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती, और एक अमाउंट उसमें जो सेटल होगी, अगर इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो ये अमाउंट जो होगी वो बतौर कंपनसेशन दूसरी पार्टी को दी जाएगी जो उसको इसको अपोज कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड भी एक्यूज से कोर्ट ले सकती है कि भाई आपने कहीं फ्रिवलस वगैरह, अगर आपकी ये एप्लीकेशन डिसमिस हुई तो ये कंपनसेशन आपको दूसरी पार्टी को देना पड़ेगी। देखिए, व्हेन एन एक्यूज पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, द हाई कोर्ट में डायरेक्ट टू हिम एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। हाई कोर्ट कह देगी कि भाई बॉन्ड दो आप, विद और विदाउट श्योरिटीज कंडीशन दैट ही विल इफ सो ऑर्डर्ड पे एनी अमाउंट which the High Court may under this section award by way of compensation to the person opposing the application। अगर इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, इसने फ्रिवलस किस्म की एप्लीकेशन दी है, तो जो अपोजिंग पार्टी थी उसको कंपनसेशन पे करवाई जाएगी। ठीक हो गया। 6 में यह है कि नोटिस देना ज़रूरी है ये प्रोसिक्यूशन साइड को। एवरी एक्यूज्ड पर्सन मेकिंग एनी सच एप्लीकेशन, एक्यूज पर्सन ने अगर एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे केस को ट्रांसफ़र करो, shall give to the public prosecutor notice and writing of the application together with a copy of grounds on which it is made। and देखें, जब भी ये एक्यूज पर्सन ने ये एप्लीकेशन की है तो यहाँ पे कह रहे हैं इसका नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। नोटिस किसको देना है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ठीक है, और इसको प्रोसिक्यूटर को इसके साथ क्या उसमें दिया जाएगा? कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। उसको पता भी तो लगे ना भी एप्लीकेशन में कौन कौन से ग्राउंड्स वगैरह लिए गए हैं। फर्दर यहाँ पे कह दिया गया है ये नोटिस एक तो देना ज़रूरी है, प्लस इस पे ऑर्डर कब तक पास नहीं होगा। एंड नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन द मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन अनलेस at least 24 hours have elapsed between the giving of such notice and the hearing of the application। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जब भी ये नोटिस देना ना, तो इसके बाद 24 घंटे जब तक नहीं गुजर जाएंगे तब तक इस एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया जाएगा ऑन मेरिट। अब ये रूटीन की बात है। देखें, जब भी कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो उसमें नोटिस होता है प्रोसिक्यूशन साइड को, ऑब्वियसली वो आते हैं, फिर उस पर बहस होती है, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है इस सब सेक्शन 6 में, भाई नोटिस देना ज़रूरी है, कॉपी वगैरह उसके साथ दोगे, और उसके बाद 24 घंटे के बाद उसका फैसला हो सकता है सुनने के बाद ऑन मेरिट, उससे पहले नहीं हो सकता। 6A, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज डिसमिस्ड, अगर ये एप्लीकेशन क्या हो जाए, ये डिसमिस होगी। ठीक है, नोटिस भी दिया, आके बहस हुई, और उसके बाद इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। फिर क्या होगा? The High Court may, if it is of the opinion that the application was frivolous and vexatious, यानी बिल्कुल फजूल, बगैर किसी ग्राउंड के कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये लगता है ये इसने एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज़ अपोज द एप्लीकेशन सच सम नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़, 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, एज इट मे कंसिडर प्रॉपर इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कोर्ट के 500 रुपये तक का उन्होंने कहा कि एक्यूज ने एप्लीकेशन दी, नीचे था कि कंपनसेशन होगी, कंपनसेशन में यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कम से कम 500 रुपये का ऑन मेरिट सुनने के बाद अगर उसको डिसमिस किया जा रहा है तो फिर 500 रुपये तक का जुर्माना होगा। अच्छा, इसमें सब सेक्शन 7 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 197। 197 में वो जजेस वगैरह के अगेंस्ट अगर कोई आपने एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, ये उस सेक्शन में बताया गया। यहाँ पे कह रहा है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अच्छा, ये अगले सब सेक्शन 8 और 9 ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 8 और 9, सब सेक्शन 8 में क्या किया गया? इफ़ एन इंक्वायरी अंडर चैप्टर 8 और एनी ट्रायल, कोई, अब यहाँ पे सब सेक्शन 8 और सब सेक्शन 9 इनको साइड बाई साइड ही रख देते हैं। ये कह रहा है कि इंक्वायरी
और ट्रायल की बात कर रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है इफ एन इंक्वायरी अंडर चैप्टर सो एंड सो और एनी ट्रायल the fact that any party intimates the court at any stage that he intends to make an application under this section shall not require the court to adjourn the case। देखें, अगर तो यहाँ पे एक इंक्वायरी चल रही है, कोई ट्रायल चल रहा है, उसमें कोई पार्टी, फॉर इंस्टेंस ये एक केस चल रहा था ए और बी के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई भी पार्टी, हम मिसाल ले लेते हैं कि ए कहता है कि जी मैंने इसको ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, इसके लिए ये कोर्ट को, अब ये कोर्ट कौन सी इस केस को सुन रही थी, फॉर इंस्टेंस कोर्ट थी डी ये कोर्ट थी। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर तो ए या बी इन दोनों में से कोई भी अगर इस केस को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कोर्ट डी को इंटीमेट करेगा कि भाई हम तो आपको इस केस को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं। इस सिचुएशन में ट्रायल एडजर्न नहीं होगा, प्रोसीडिंग्स एडजर्न नहीं होंगी। देखें, अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट रिक्वायर द कोर्ट टू एडजर्न द केस, तो केस यहाँ पे एडजर्न नहीं होगा, केस चलता रहेगा। बेशक उस इनमें से पार्टीज ने कोर्ट को इंटीमेट भी कर दिया है कि हम इसको ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रायल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, बट लेकिन द कोर्ट शेल नॉट प्रोनाउंस इट्स फाइनल जजमेंट और ऑर्डर अंटिल द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द हाई कोर्ट। लेकिन देखिए ये केस तो चलता रहेगा, इंटीमेट कर दिया इनको, इंटीमेशन दे दी कोर्ट को, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये ट्रायल चल रहा है तो प्रोसीडिंग्स वोंट एडजर्न, जो केस चल रहा है वो तो चलता जाएगा, वोंट एडजर्न, ठीक हो गया। लेकिन बट ये कोर्ट फाइनल फैसला, नो फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं उन्होंने देना, उन्होंने वेट करना है कि भाई ये जो ट्रांसफर एप्लीकेशन इन्होंने हाई कोर्ट में फाइल की है इसका फैसला हो जाए, तब तक ये रिक्वायरमेंट है कि प्रोसीडिंग्स बेशक कोर्ट चलाती रहे, फाइनल फैसला नहीं देना। एंड इफ द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय द हाई कोर्ट द प्रोसीडिंग्स टेकन बाय द कोर्ट सबऑर्डिनेट बाय द कोर्ट सब्सिक्वेंट टू द इंटीमेशन मेड टू इट शेल एट द ऑप्शन ऑफ द एक्यूज बी हेल्ड अफ्रेश। देखें, यहाँ पे इन्होंने इंटीमेट किया, प्रोसीडिंग्स चलती रही, लेकिन कोर्ट ने फाइनल फैसला नहीं दिया, यहाँ पे रोका गया। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन दी थी ट्रांसफर की, ये हाई कोर्ट ने इसको क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक हो गया। जब ये एक्सेप्ट हो गई है तो ये प्रोसीडिंग्स तो इसके बाद भी चलती रही थी, जब इसको इंटीमेट किया था उसके बाद भी चलती रही थी ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये उस एक्यूज की ऑप्शन पे होगा, सॉरी ये एक्यूज है ना, नहीं सॉरी ये एक्यूज की ऑप्शन पे होगा, हाई कोर्ट ऑप्शन ऑफ द एक्यूज। तो ये जो अब फॉर इंस्टेंस इस केस में एक्यूज ये था बी, ठीक है, अब एप्लीकेशन तो होगी एक्सेप्ट कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन प्रोसीडिंग्स चलती रही, फैसला नहीं आया लेकिन प्रोसीडिंग्स चलती रही। अब ये इस एक्यूज बी की ऑप्शन पे होगा, वो चाहे तो कहे कि बस जी अब तो केस ट्रांसफर हो गया है, जितनी प्रोसीडिंग्स इंटीमेशन के बाद हुई थी उनको दोबारा से किया जाए, अब आगे वाली जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इस बी की ऑप्शन पे होंगी, इस एक्यूज की ऑप्शन पे होंगी। चाहे वो कह दे कि नहीं जी अब प्रोसीडिंग सारी दोबारा से, क्योंकि हमें जैसा पे एतमाद नहीं था या हमने एप्लीकेशन दी हुई थी ट्रांसफ़र की, तो ये इसकी ऑप्शन पे आ जाएंगी, वो चाहे तो कह दे कि भाई सारी दोबारा से शुरू करो, ठीक हो गया। अच्छा 9 में अब यहाँ पे इफ़ बिफोर एनी आर्गूमेंट्स इफ़ एनी फॉर द एडमिशन ऑफ एन अपील बिगिंस। देखें, जब भी 9 में ये कहा है कि अपील होती है, अपील का प्रोसीजर ये होता है कि अपील को पहले क्या करवाया जाता है, एडमिट करवाया जाता है, ठीक है। अब ये इसको एडमिट करवाने के लिए पहले अपील को एडमिट करवाना होता है, एडमिट में होता है, फिर एडमिट होगी, फिर दूसरी पार्टी को नोटिसेस वगैरह इशू होते हैं। यहाँ पे सबसेक्शन 9 में कह रहे हैं कि अगर कोई अपील है उसको एडमिट होने से पहले, बिफोर किससे, आर्गुमेंट्स ऑफ एपिलांट, यानी जिस पर्सन ने अपील फाइल की है अभी उसने इसकी
इसके एडमिट होने से पहले वाले आर्गूमेंट्स भी नहीं किए। पहली बात, इफ एनी फॉर द एडमिशन ऑफ एन अपील बिगिंस और इन द केस ऑफ एन अपील एडमिटेड बिफोर द आर्गूमेंट्स फॉर द एपिलेंट बिगिंस, या दूसरी सूरत में अगर, तो अभी ये एडमिट नहीं हुई, लेकिन दूसरी सूरत में अगर अपील एडमिट हो चुकी है, यहाँ पे पहले निकाल लें नॉट एडमिटेड, अभी एडमिट नहीं हुई थी, यहाँ पे है कि अगर अपील एडमिट तो हो चुकी है, लेकिन एडमिट होने के बाद अभी जो एपिलेंट था उसके आर्गूमेंट्स शुरू ही नहीं हुए, आर्गूमेंट्स नॉट स्टार्टेड या बिगिन, ठीक है, दो ऑप्शन आ गए, अभी एडमिट नहीं हुई पहली वाली और अभी एपिलेंट के आर्गूमेंट्स नहीं हुए, या फिर अगर एडमिट हो गई है, एडमिट होने के बाद जब दोनों पार्टीज हाजिर आ चुकी हैं उस पे अभी एपिलेंट के आर्गूमेंट्स नहीं हुए, दोनों डिफरेंट चीज़ें आ गई। इन सूरतों में क्या होगा, एनी पार्टी इंटरेस्टेड टू द कोर्ट दैट ही इंटेंड्स टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, अब इनमें से कोई भी पार्टी ये अपील में वो चाहती है कि इस केस को ट्रांसफ़र करना है और वो इंटीमेट कर देती है कोर्ट को कि भाई हमने आपसे नहीं सुनवानी ये अपील, हमने इसको ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और उन्होंने इंटीमेट भी कर दिया। अब इस सूरत में क्या होगा, intends to make an application, the court shall upon such party executing if so required a bond with or without sureties not amount not exceeding 500 रुपीज़, 500 रुपये तक के वो श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पे ले सकते हैं, दैट ही विल मेक सच एप्लीकेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम टू बी फिक्स टू द कोर्ट, पोस्टपोन द अपील ऑफ such period as will afford sufficient time for the application to make an order obtained thereon। यहाँ पे क्या होगा, इंटीमेट किया है तो कोर्ट कहेगी, जो भी पार्टी है उसको कहेगी कि भाई आप बॉन्ड कोर्ट में दे दो विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही कोर्ट क्या करेगी, बॉन्ड लेते साथ ही पोस्टपोन कर देगी प्रोसीडिंग्स को, यहाँ पे सीधा ही पोस्टपोन, अभी इस पे फैसला नहीं होगा, आगे कुछ भी नहीं चलेगा, ये अपील की प्रोसीडिंग्स पोस्टपोन हो जाएंगी और सफिशेंट टाइम के लिए पोस्टपोन की जाएंगी कि वो एपिलेंट वो जो भी पर्सन है, चाहे एपिलेंट है चाहे रिस्पोंडेंट है, जो कि केस को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, उनको सफिशेंट टाइम मिल जाए कि वो जाके ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल कर दें हाई कोर्ट में और फैसला ले लें। उतने टाइम के लिए इस अपील की प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। फिर दोबारा इसको देख लें, इफ़ बिफोर द आर्गूमेंट्स इफ एनी फॉर द एडमिशन ऑफ एन अपील बिगिंस, कोई आर्गूमेंट्स अभी एडमिट नहीं हुई उससे पहले, और इन केस ऑफ एन अपील एडमिटेड, या अपील अगर एडमिट हो चुकी है, नोटिस हो चुके हैं, दूसरी पार्टी भी आ गई है, लेकिन अभी तक जो एपिलेंट है उसके आर्गूमेंट्स, क्योंकि उसने इनिशिएट करने हैं, वही अभी तक शुरू नहीं हुए। एनी पार्टी इंटरेस्टेड, अब यहाँ पे एनी पार्टी का वर्ड है, यानी कोई भी पार्टी, चाहे एपिलेंट है चाहे रिस्पोंडेंट है, टू द कोर्ट दैट ही इंटेंड्स टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, द कोर्ट शैल, अब यह ज़रूरी है उससे, अपॉन सच पार्टी एक्सिक्यूटिंग इफ सो रिक्वायर्ड अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 500 रुपये तक, दैट ही विल मेक सच एप्लीकेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, पोस्टपोन अपील फॉर ऑफ सच पीरियड as will afford sufficient time for application to be made and order to be obtained thereupon। ठीक हो गया, यानी sufficient time के लिए इसको पोस्टपोन किया जाएगा। ये था सेक्शन 526, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चले। ये किसकी थी पावर, हाई कोर्ट की, ठीक है। अब आगे आ जाओ फिर 527, ये 527 में ये पावर दी गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, वो भी केसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, सबसेक्शन 1, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। अब ये ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने कोई भी काम करने होते हैं तो वो हमेशा उनके पास ऑफिशियल गजट में वो नोटिफिकेशन देते हैं, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑब्वियसली अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहती है तो वो नोटिफिकेशन देगी अपने ऑफिशियल गजट में। डायरेक्ट, वो डायरेक्ट करेंगे दैट द ट्रांसफ़र ऑफ एनी पर्टिकुलर केस और अपील फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। अब ये 526 527 में आ रहा है, किसके पास है पावर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है।
अब ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पहली बात तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू करेंगे, ऑफिशियल गजट में, ठीक हो गया। अब पहली बात इन्होंने क्या कर दी है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में केस ट्रांसफ़र कर सकती है, पहली बात ये आ गई, ठीक है। डायरेक्ट ए पर्टिकुलर केस और अपील, कोई भी केस पर्टिकुलर या अपील एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है, और फ्रॉम एनी क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट टू एनी अदर क्रिमिनल हाई कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर जुरिसडिक्शन सबॉर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। या दूसरा काम वो क्या कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसके अंडर एक क्रिमिनल कोर्ट थी, ये एक कोर्ट ए है, इसके अंडर एक कोर्ट बी। अब ये दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक हाई कोर्ट की कोई क्रिमिनल कोर्ट से केस को ट्रांसफर कर दे किसी दूसरी हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट के पास। ये दूसरी ऑप्शन भी आई, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, फॉर इंस्टेंस लाहौर हाई कोर्ट से वो पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की किसी क्रिमिनल केस में अगर यहाँ पे कोई केस चल रहा है, कोई अपील चल रही है, तो यहाँ से इसको वो फर्दर ट्रांसफ़र कहाँ कर सकते हैं, किसी दूसरी क्रिमिनल कोर्ट में भी, जो किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंडर आ रही है। और ये जो दूसरी कोर्ट होगी जिसको ये केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो इसके इक्वल भी हो सकती है पहली वाली कोर्ट के, या उससे सुपीरियर भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर ये केस जो कोर्ट ए थी ये मैजिस्ट्रेट थी, ठीक है, ये मैजिस्ट्रेट की अदालत थी जिससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये जो सी दूसरी कोर्ट है हो सकता है ये मैजिस्ट्रेट की हो या ये सेशन कोर्ट हो। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दोनों पावर्स हैं कि वो चाहे उसकी इक्वल कोर्ट को इसको ट्रांसफ़र कर दें या उससे सुपीरियर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक हो गया। तो दो ये पावर्स आ गई इसकी हाई कोर्ट की, ठीक हो गया, सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। Whenever it appears to that such transfer will promote the ends of justice, it tends the general convenience of the parties or the witnesses। वही बात आ गई ना कि अगर को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसको एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या उसको लगता हो कि पार्टीज़ की कन्वीनियंस के लिए ज़रूरी है कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये पावर आ गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा, provided that no case or appeal shall be transferred to a high court or other court in another province without the consent of the provincial government of that province। अब ये फॉर इंस्टेंस ये थी लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है, ये है पेशावर हाई कोर्ट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहाँ से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करना है, दूसरे सूबे की किसी हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है, या दूसरे सूबे की किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है। इन दोनों सूरतों में इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त कंसेंट लेनी पड़ेगी कि भाई ये केस हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इनकी कंसेंट लेना ज़रूरी होगी जब दूसरे सूबे में भेजना है, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? दूसरे सूबे में भेजना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उस सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, सब सेक्शन 2, द कोर्ट टू विच सच केस और अपील इज ट्रांसफर्ड शैल डील विद द सेम एज इफ हैड बीन ओरिजिनली इंस्टीट्यूट। वो जिस कोर्ट को फिर वो ट्रांसफ़र किया गया वो उसको ऐसे ही डील करेगी जैसे केस उसके पास इंस्टीट्यूट किया गया था, उसी के पास फाइल किया गया था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर 528 में आगे जा रहे 528 में। इसमें क्या कहते हैं देखें, पहली बात, एनी सेशन जज, सब सेक्शन 1 है, एनी सेशन जज मे विड्रॉ एनी केस फ्रॉम और recall any case which he has made over to any assistant session judge subordinate to him। देखिए पहली बात तो आ गई कि ये सेशन कोर्ट है क्या कर सकती है, जो भी असिस्टेंट सेशन जजेस हैं उसको अगर कोई कोर्ट, ऑब्वियसली सेशन कोर्ट ही ज़िले में पूरे केसेस को बताती है कि ये फलाना आप सुनोगे, फलाना आप सुनोगे। सेशन कोर्ट जो असिस्टेंट सेशन जज है सबॉर्डिनेट, उससे यही कोर्ट विड्रॉ करके किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है। पहली बात है ये। दूसरा क्या थे, ESJ वगैरह,
उनसे भी हाई ये सेशन कोर्ट अपने जितने भी जो इसके सबॉर्डिनेट होने चाहिए, सबॉर्डिनेट, उनसे विड्रॉ करके केस दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है। सब सेक्शन 2 में यही है, सॉरी 1A में पहली बात आ गई असिस्टेंट सेशन जजेस, लेकिन सबॉर्डिनेट होना चाहिए। दूसरा, एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस, लेकिन अभी ट्रायल नहीं हुआ उससे पहले, और द हियरिंग ऑफ द अपील, या अपील अभी तक कमेंस नहीं हुई, अपील अभी तक सुनी नहीं जा रही। एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और द हियरिंग ऑफ द अपील हैज़ कमेंस्ड बिफोर द एडिशनल सेशन जज, any session judge may recall the case or appeal which he has made over to any additional session judge। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक ASJ से दूसरे ASJ को कोर्ट कौन सी ट्रांसफ़र करेगी, सेशन कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी। ये इसी सेशन कोर्ट ने इनको दिए थे और इसी कोर्ट के पास है कि ये इससे विड्रॉ करके किसी दूसरे के पास भेज दे। मुल्तान का सेशन जज है, वही सबको बिजनेस ट्रांसफ़र करता है कि आपने ये केसेस सुनने हैं, आपने ये केसेस सुनने हैं। उसने जो भी केसेस असिस्टेंट सेशन जज को, हमारे तो एग्जिस्ट नहीं करते, बहरहाल असिस्टेंट सेशन जज को जो दिए हैं वो उनसे वापस लेके किसी दूसरे को दे सकता है। ESJ को केसेस जो उसने मुल्तान के सेशन जज ने दिए हुए हैं वो इससे विड्रॉ करके किसी दूसरे सेशन जज को दे सकता है। सो उसी के सबॉर्डिनेट जो होंगे उससे रिलेटेड आपने एप्लीकेशन सेशन कोर्ट को ही देनी है। ठीक हो गया। 1B, where a session judge withdraws or recalls a case under subsection 1 or recalls a case or appeal under section 1A, he may either try the case in his own court or hear the appeal himself or make it over accordance with the provisions of the court to another court for trial or hearing as the case may be। अब यहाँ पे विड्रॉ कर लिए, उसके बाद क्या करेगी ये सेशन कोर्ट, क्या कर सकती है, खुद सुन सकती है उस अपील्स को, उस ट्रायल को खुद कर सकती है या ट्रांसफ़र कर देगी किसी दूसरी अदालत के पास। ठीक हो गया, क्लियर हुआ या नहीं। इसी सेशन कोर्ट ने अपने सबॉर्डिनेट को जो केसेस दिए हैं वो उनसे विड्रॉ करके किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है, खुद भी सुन सकती है या किसी दूसरे को कह सकती है आप इस पर फैसला कर दो। 1C, एनी सेशन जज may withdraw any case or from or recall any case which he has made over to any magistrate subordinate to him and may refer it to inquiry or trial to another such magistrate competent to inquire into a trial the same। तीसरी बात क्या आ गई, मैजिस्ट्रेट, इनसे जिस भी मैजिस्ट्रेट को केस उसके सेशन जज ने दिया हुआ है वो उससे विड्रॉ करके किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। तीसरी बात आ गई। ठीक हो गया। अब लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये ASJ वगैरह वाले केसेस ये खुद सुन सकता है, लेकिन ये मैजिस्ट्रेट वाले केस के लिए पर्टिकुलरली लिखा गया है कि वो किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। एनी सच अदर मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द सेम, खुद नहीं, इसने मैजिस्ट्रेट से लेके केस वापस खुद नहीं सुनेगा, वो किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ही भेजेगा जो उसके इक्वल का मैजिस्ट्रेट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, 4 में क्या है, एनी मैजिस्ट्रेट मे रिकॉल एनी केस मेड ओवर बाई हिम अंडर सेक्शन 192। अब 192 में ये पावर थी कि अगर आप उस सेक्शन को पढ़ो जाके, उसमें ये कहा गया था कि सेशन कोर्ट किसी मैजिस्ट्रेट को भी अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है कि वो केसेस को दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। 192 में यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एनी मैजिस्ट्रेट मे रिकॉल, अगर किसी मैजिस्ट्रेट को इस किस्म की पावर्स दी गई हैं और उसने तो इस सूरत में वो भी रिकॉल करके किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट मे रिकॉल एनी केस मेड ओवर बाई हिम अंडर सेक्शन 192 टू एनी मैजिस्ट्रेट एंड मे इंक्वायर इनटू ट्राई सच केस हिमसेल्फ। तो वो मैजिस्ट्रेट खुद भी सुन सकता है या किसी दूसरे को भी भेज सकता है, लेकिन 192 के अकॉर्डिंगली अगर उसको सेशन कोर्ट ने एम्पावर किया हुआ है कि वो केसेस को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक हो गया। सबसेक्शन 5, a magistrate making an order under this preceding subsection shall record। ऑब्वियसली अगर वो एक से केस वापस लेकर किसी दूसरे को मैजिस्ट्रेट भेज रहा है तो उसने रीजनिंग उसके लिए देना ज़रूरी होती है कि क्यों वो केस दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है।